आज हम लोग 2019 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सेमेस्टर में पूछे गए हैं। ठीक है, ये 5th सेमेस्टर ट्रैक्शन के लिए है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। आप अगर 2018 का क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको 2018 का क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ मिल जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल स्ट्रीम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2019 में पूछे हुए प्रश्न। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल देखिए आपका क्या है। पहला सवाल है, एट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशन 25 kV सर्किट ब्रेकर इज ऑपरेटेड बाय द सेम क्वेश्चन। देखिए 2018 का क्वेश्चन अगर आप देखें हैं तो उस सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीटेड किया हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशन जो होता है उसमें जो 25 kV सर्किट ब्रेकर लगा होता है, खास करके फीडर के लिए, है ना, फीडर के लिए, उसको कौन ऑपरेट करता है? तो ये ऑपरेट कौन करता है? रेलवे अथॉरिटी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी रेलवे अथॉरिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ईच सब सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू। जो हर सब सेक्शन, जितना सब सेक्शन होता है उसको जो डिवाइड किया जाता है, किस में डिवाइड किया जाता है? मेन सेक्शन, पैरेलल सेक्शन, एलिमेंट्री सेक्शन, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर देखिए उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एलिमेंट्री सेक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको गलत मत करिएगा। एलिमेंट्री सेक्शन इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ये बहुत बार पूछा गया हुआ है, इसको आप ध्यान भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज डिजाइन टू हैव लार्ज परसेंटेज इंपीडेंस नॉट लेस दैट डैश फॉर 10 MVA होगा। यहाँ पे देखिए MWA लिखा हुआ है, इसको आप MVA कर लीजिएगा, MVA ट्रांसफार्मर। तो आपको मैंने बताया था कि जो ट्रैक्शन सबस्टेशन में जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है वो जनरली 2 रेटिंग का होता है। एक होता है 10 MVA का और दूसरा होता है आपका 12.5 MVA का। ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। इसका इम्पिडेंस जो होता है इसका इम्पिडेंस जो होता है 8.5% होता है और इसका इम्पिडेंस जो होता है 10% होता है। क्लियर है? तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द कॉन्टैक्ट वायर मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ अ कॉपर हैज अ हार्डनेस। तो कॉन्टैक्ट वायर जो होता है वो अलॉय ऑफ अ कॉपर का बना हुआ था, ऑलरेडी बताए थे। बहुत सारा मिक्सचर रहता है इसमें जो कॉन्टैक्ट वायर बनाया जाता है ताकि उसका जो हार्डनेस है वो मेंटेन रहे, कह लीजिए। तो इसमें कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्मली और कन्फाइन टू द आउटर सरफेस ओनली। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्मली। जितना भी आपका कंडक्टर रहेगा वो थ्रू आउट जो होगा, पूरे जितना भी होगा उस क्रॉस सेक्शन के लिए उसको क्या है कि अलॉय ऑफ कॉपर को मिक्स किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन व्हेन 2 ओवरहेड कंडक्टर वायर आर connected through isolator and interrupter, it is called overlap। आपको मैंने पिछले बार भी बताया था कि अगर इंटरप्टर और आइसोलेटर का इस्तेमाल करके कहीं ओवरलैप कर रहा है तो दैट विल बी इंसुलेटेड। वो क्या होगा आपका? इंसुलेटेड होगा। लेकिन अगर जंपर वायर का यूज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जंपर वायर का यूज कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका क्या? अनइंसुलेटेड। ठीक है, अनइंसुलेटेड। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आइसोलेटर और इंटरप्टर है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंसुलेटेड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इन रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड। ये मैंने आपको बोला था, इसको आप गूगल कर लीजिएगा एक बार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। हालांकि आप ऐसा बोले कि ट्रैक्शन सब स्टेशन जो होता है आपका, जिसमें कि ट्रैक्शन सब स्टेशन में जो आपका सर्किट ब्रेकर लगा होता है तो वहाँ पे आपका SF6 सर्किट ब्रेकर भी होता है और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर भी होता है। तो आप मेरे हिसाब से अगर कहिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा। और बुक में भी आपका जो है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ही दे रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक और गूगल पे भी आपको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ही मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटोग्राफ करेक्टर इज एम्प्लॉयड फॉर डैश करंट एट डैश स्पीड। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोला जा रहा है कि पेंटोग्राफ जो यूज किया जाता है कितने करंट के लिए और कितने स्पीड के लिए, अर्थात कहा जाए कि लार्ज और लोअर, लार्ज और हायर। देखिए करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, लार्ज करंट, है ना, लार्ज करंट और हायर स्पीड, मतलब करंट भी ज़्यादा ड्रॉ करेगा और स्पीड भी उसका क्या होगा? अधिक होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आप लोग, द ट्रॉली कलेक्टर, मतलब ट्रॉली करंट कलेक्टर इज यूनिवर्सली एम्प्लॉयड फॉर डैश एंड डैश। जो ट्रॉली कलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए किया जाता है? आपको बताए थे, ट्रामवेज कह सकते हैं या ट्रामवे बसेस, ट्रॉली बसेस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रामवेज, और यहाँ पे ट्रॉवे लिखा हुआ है, ये ट्रॉली हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रॉली हो जाएगा, ट्रॉली बसेस। तो करेक्ट आंसर बी होगा, ट्रॉली करंट कलेक्टर इज यूनिवर्सली एम्प्लॉयड फॉर ट्रामवेज और ट्रॉली बसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन ट्रैक सर्किट व्हेन नो करंट इज प्रेजेंट देन रिले इज डैश बाय DC करंट सोर्स थ्रू द रेल्स। यहाँ बोला जा रहा है कि जब
कोई ट्रैक है जिसमें आप पढ़े होंगे एसी ट्रैक सर्किट और डीसी ट्रैक सर्किट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपका ट्रैक अगर ऑक्यूपाइड है ट्रेन से, तो उस टाइम में जो रिले होता है वो डी इनर्जाइज होता है, और जब प्रेजेंट नहीं होता है आपका ट्रेन जब ट्रैक पे ऑक्यूपाइड नहीं होता है कह लीजिए, या ट्रैक पे मौजूद नहीं होता है, तो उस टाइम में जो रिले होता है वो इनर्जाइज हो रहा होता है, तो सिग्नल ग्रीन रहता है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इनर्जाइड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन पावर फॉर लाइटनिंग इन पैसेंजर कोचेज इज सप्लाइड बाय। बोला जा रहा है आपका लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन में पावर जो लाइटिंग पर्पस के लिए पैसेंजर को दिया जाता है कोच में, वो कहाँ से दिया जाता है, तो थ्रू रेल्स, थ्रू लोकोमोटिव, थ्रू इंडिविजुअल जनरेटर ऑफ बोगीज एंड बैटरीज, और डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी थ्रू इंडिविजुअल जनरेटर ऑफ बोगीज एंड बैटरी। ठीक है, यहाँ से दिया जाता है। हर बोगी में क्या होता है कि इंडिविजुअल जनरेटर लगा होता है और बैटरी लगा होता है, जिसके सहारे सप्लाई जो है लाइटिंग पर्पस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कंडक्टर रेल सिस्टम इज ऑफ सप्लाई इज। बोला जा रहा है कि कंडक्टर रेल सिस्टम ऑफ सप्लाई इज चीप एंड इजी टू रिपेयर। देखिए ये भी सही है आपका, ये इंस्टॉल करने में भी आसान होता है, और ख़ास करके आप कहिएगा कि रिपेयरिंग का वर्क भी जो होता है ना, वो भी आसान होता है और सस्ता होता है। ठीक, ये करेक्ट है आपका ऑप्शन बी में। आइए, सुटेबल फॉर हैवी करंट कलेक्शन एट अप टू 1200 वोल्ट। देखिए 1200 वोल्ट तक के लिए भी होता है आपको, हाई के लिए बोलते हैं क्या, साइड कॉन्टैक्ट। आप याद कीजिए, साइड कॉन्टैक्ट में 1200 वोल्ट तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि टॉप कॉन्टैक्ट की बात कीजिएगा तो 750 वोल्ट तक हम लोग क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सली यूज फॉर एसी रेलवे। देखिए ये जो थर्ड रेल होता है या कंडक्टर रेल होता है या लाइव रेल भी इसको आप कह सकते हैं, तो ये जो होता है एसी के लिए नहीं यूज होता है, डीसी के लिए यूज होता है। ऑप्शन डी में है बोथ ए एंड सी। देखिए ए तो हो सकता है लेकिन सी आंसर नहीं होगा। उस हिसाब से आप अगर क्लोज में जाइएगा तो क्लोज आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। मतलब ए और बी दोनों होगा, बट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, वोल्टेज फॉर 1200 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओवरहेड लाइन फॉर पावर सप्लाई टू ट्राम कार। ट्राम कार में जो पावर सप्लाई दिया जाता है और एट अ मिनिमम हाइट ऑफ, उसके बीच में कितना हाइट होता है, अर्थात ऐसा समझ लीजिए कि ओवरहेड लाइन जो होता है ट्राम कार के लिए कितना रहता है, कितने दूर पे रहता है। तो आप ऐसा समझिए कि ये हमारा ट्रैक है, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो ये होता है आपका 10 मीटर के आसपास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 नंबर, द करंट कलेक्टर दैट कैन बी एम्प्लॉयड विथ डिफरेंट स्पीड अंडर ऑल कंडीशन एंड स्टिफनेस ऑफ OHE इज नोन एज। देखिए ये कलेक्टर का डेफिनेशन है आपका, द करंट कलेक्टर दैट कैन एम्प्लॉयड विद डिफरेंट स्पीड। अलग अलग स्पीड के लिए आप कौन सा कलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडर ऑल कंडीशन एंड स्टिफनेस, किसी भी प्रकार कंडीशन में आप कर सकते हैं। तो सिंपल सा आपको पढ़े होंगे आप पेंटोग्राफ कलेक्टर, है ना, पेंटोग्राफ कलेक्टर पढ़े होंगे, फैमिली टाइप पेंटोग्राफ पढ़े होंगे ना आप, याद होगा। तो ये कलेक्टर पेंटोग्राफ कलेक्टर होता है, उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पेंटोग्राफ कलेक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर बी पेंटोग्राफ कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्टैक्ट वायर या कॉन्टैक्ट विथ वायर इज मेंटेन बाय। कहा जा रहा है कि ये मान लीजिए अगर लोकोमोटिव है, इसके ऊपर ये पेंटोग्राफ लगा हुआ रहता है आपका, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट वायर रहता है। तो ये जो कॉन्टैक्ट और ये मतलब वायर के साथ जो कॉन्टैक्ट पेंटोग्राफ मेंटेन करता है, कैसे मेंटेन करता है, तो एयर प्रेशर इन बोथ बो एंड पेंटोग्राफ कलेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इस बो में किसी प्रकार का कोई एयर प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है, इसमें स्प्रिंग लगा कह सकते हैं होता है। तो यहाँ पे आ जाइए, स्प्रिंग इन बोथ बो एंड पेंटोग्राफ कलेक्टर। हालांकि देखिए इसमें स्प्रिंग भी रहता है पेंटोग्राफ में और बो भी रहता है, लेकिन इसके वजह से सिर्फ आपका जो है पेंटोग्राफ राइज नहीं होता है। नेक्स्ट कहते हैं स्प्रिंग इन बो एंड एयर प्रेशर इन पेंटोग्राफ। देखिए इसके वजह से आप समझिएगा कि एयर प्रेशर पेंटोग्राफ में दिया जाता है, तब वो क्या करता है, राइज करता है, ठीक। और यहाँ पे स्प्रिंग इन बो में स्प्रिंग रहता है। हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पेंटोग्राफ में स्प्रिंग भी रहता है। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आप कहिएगा तो इसका आंसर करेक्टली आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हो जाएगा, स्प्रिंग इन बोथ एंड एयर प्रेशर इन पेंटोग्राफ। ठीक है, क्लियर है आपका। हालांकि ऑप्शन बी भी बोलिएगा, स्प्रिंग इन बोथ बो एंड पेंटोग्राफ कलेक्टर। होता तो पेंटोग्राफ में भी है स्प्रिंग और बो में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो उसको कॉन्टैक्ट बनाया जाता है, उसको राइज किया जाता है, तो एयर प्रेशर के सहारे ही राइज किया जाता है, नहीं तो वो राइज ही नहीं होगा, कॉन्टैक्ट बन ही नहीं पाएगा कॉन्टैक्ट वायर से। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्प्रिंग इन बो एंड एयर प्रेशर इन पेंटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर इज
इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर जो होता है कनेक्टेड बिटवीन करंट कलेक्टर एंड मेन वायरिंग। बिल्कुल आप ये देखिएगा, ये हमारा हो गया लोकोमोटिव, और लोकोमोटिव के ऊपर जब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तो पेंटोग्राफ के बाद जो हमारा रहता है एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ रहता है, उसके बाद मेन वायरिंग, तो ये भी सही है आपका। प्रोवाइडेड ऑन द इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिल्कुल ये प्रोवाइड किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। प्रोवाइडेड विद अ हैंडल टू ट्रिप इट, इसको आप मैनुअली भी क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, सारा का सारा इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ OHE डिपेंड्स अपॉन, जो OHE का करेक्टरिस्टिक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए देखिए, लॉस ऑफ अ कॉन्टैक्ट एंड इट्स ड्यूरेशन, ये मैंने लिखाया भी आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ OHE, ये आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आपको ये 4 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ OHE, इस प्रकार से ही आपको करेक्ट मिलेगा, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ OHE। ठीक है, इसको आप लिख भी लीजिएगा, ये सब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखिए दूसरा है टेम्परेचर एंड वियर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी प्रॉपर्टी है आपका। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ अ करंट कलेक्शन एंड पेंटोग्राफ प्रेशर ऑन कॉन्टैक्ट वायर, ये भी सही है। तो उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव, सारा इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंसुलेटेड ओवरलैप आर एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन टू प्रोवाइड, किस लिए प्रोवाइड किया जाता है इंसुलेटेड ओवरलैप, यह देखिए प्रोटेक्शन ऑफ ए ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, बिल्कुल भी नहीं, ये आपका गलत है। इंसुलेटेड ओवरलैप जो होता है किसी प्रकार का प्रोटेक्शन के लिए नहीं यूज किया जाता है। आइसोलेटिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ OHE के ऑपरेशन के लिए आइसोलेटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी है प्रोटेक्शन ऑफ सिग्नल्स इन EMU ट्रेन्स, बिल्कुल ये भी गलत है आपका। गैप बिटवीन एडजेसेंट टर्मिनल सेक्शन ऑफ OHE, देखिए बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन इसका क्लोज आंसर आप कहिएगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका डी, क्योंकि गैप बिटवीन एडजेसेंट टर्मिनल, आप जो है इंसुलेटेड ओवरलैप क्यों प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये एक इधर से हो गया, बीच में एक मास्ट हो गया, यहाँ हो गया, इंसुलेटेड ओवरलैप हम लोग सप्लाई चेंज करने के लिए ही करते हैं, ताकि अब ये एलिमेंट्री में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया तो अगर इधर से सप्लाई से भी जा सकता है, कनेक्ट आप कर देते हैं, तो ये इंसुलेटेड रहता है विद द हेल्प ऑफ आइसोलेटर जो कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्ट हो जाता है यहाँ से। अगर मान लीजिए इसमें फॉल्ट आ गया किसी प्रकार का, तो इसको आप क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए, ओपन कर दीजिए, इसमें सप्लाई रहेगा और इसको जल्दी से रेक्टिफाई कर लीजिए, फिर आप क्लोज कर लीजिएगा। तो 2 सेक्शन को क्या कर रहा है, जो 2 सेक्शन के बीच में गैप है उसको क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ये भी कह सकते हैं आपका। ठीक है, हालांकि ये आइसोलेटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है OHE के ऑपरेशन में, आइसोलेटिंग भी करता है, ये आइसोलेट भी करता है 2 OHE को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर लेकिन आप कहिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी और डी दोनों सही है हमारे हिसाब से, और लेकिन ऑप्शन डी इसका क्लोज कह लीजिएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखते हैं, पावर रिक्वायरमेंट ऑफ ए ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इज मेट बाय, देखिए यहाँ पे पावर रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ ए ट्रेन लाइटिंग की भी बात करिए और एयर कंडीशनिंग की भी बात करिए, दोनों में चाहिए, तो सर्वो जनरेटर के द्वारा किया जाता है आपका। ठीक है, सर्वो जनरेटर के द्वारा किया जाता है इसका, जो भी लाइटिंग होगा कह लीजिए या फिर एयर कंडीशनिंग का प्रोवाइड किया जाता है, तो सर्वो जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सर्वो जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोच एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट इंक्लूड्स, ठीक है, कोच एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट जो होता है कौन कौन सा रहता है, उसमें ये पूछा जा रहा है। स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट बिल्कुल होता है, इसी के वजह से ठंडा और गर्म जो कह सकते हैं। मैकेनिकल पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट ये भी होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ये भी होता है, और ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सारा का सारा इक्विपमेंट क्या होता है, रहता है, मौजूद रहता है एयर कंडीशनिंग कोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे कोच एयर का रिक्वायरमेंट क्या है, तो टू प्रोवाइड हीटिंग एंड कूलिंग, बिल्कुल सही। टू सप्लाई क्लीन फ्रेश एयर, ये भी सही है। सफिशिएंट पावर रिक्वायरमेंट, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, तो सारा का सारा इसका आंसर क्या है, सही है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और होप्सो आपको बताया हुआ भी है, सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, लगभग क्वेश्चन है जो कि डिस्कस किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के। 1 या 2 क्वेश्चन मान लीजिए जो और में पूछा हुआ है, तो हो सकता है उसको हम डिस्कस नहीं किए होंगे, लेकिन बाकी जितना सारा क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव में पूछा हुआ ऑलमोस्ट मैंने क्या किया, उसको डिस्कस किया है आपके साथ। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा, आप लिख भी लीजिएगा आराम से और नोट कर लीजिएगा। अगर आप स्टीम एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे स्टीम एकेडमी के नाम से एक चैनल है, वहाँ जा कर के आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन होगा क्लास के रिगार्डिंग, या जो भी लेक्चर होगा
वो आपको स्ट्रीम एकेडमी पे मौजूद मिल जाएगा। जो भी PDF होगा इस क्वेश्चन पेपर का PDF भी आपको स्ट्रीम एकेडमी पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।